नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स का अध्याय फर्स्ट का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का जो फार्मूला निगमन होगा अभी हम करेंगे, कैसे इसका फार्मूला निकाला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहला काम किस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताया था कि वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3 तरीके से सूत्र निकाला जाता है, जिसमें से पहला सूत्र जो है मैंने निकाल दिया था उसी पार्ट में। दूसरा पार्ट हम आपको जो है सूत्र निकालने चलते हैं, दूसरा वाला भाग का सूत्र हम निकालने चलते हैं। तो दूसरा जो है जो सूत्र है वो कैसे निकलेगा, मैं इन्हीं हेडिंग के साथ जो है मैं उसका निगमन करूंगा। तो ये दूसरा जो है क्या है, दूसरा ये है कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकाला जाता है उसको मैं अभी यहाँ पर जो है डाइव करूंगा। दोस्तों, इससे इसके पहला पार्ट जो था, यानी जो वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग निकाले थे, उसमें पहला जो निकालना था सूत्र हम लोग उसको निकाले थे पिछले वाले वीडियो में कि वैद्युत ध्रुव के कारण वहां पर अक्षीय था और अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग को ये हेडिंग तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, इसी हेडिंग के सहारे इस सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत ध्रुव कहा है, हेडिंग में इतना दिया रहेगा। सबसे पहले वैद्युत ध्रुव कहा है तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ फिगर इसका। तो फिगर में सबसे पहला फिगर वैद्युत ध्रुव हमको बनाना होगा दोस्तों। तो वैद्युत ध्रुव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि वैद्युत ध्रुव जो होता है ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक -q और एक क्या होता है +q। दोनों आवेश बराबर है किंतु इसकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी को हम लोग कहते हैं 2l से, एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर ये स्थित होते हैं दोस्तों। इसका मैं एक नाम ले लेता हूं a और b। ठीक है, तो सबसे पहले कहा था हेडिंग में वैद्युत ध्रुव, तो मैंने वैद्युत ध्रुव तो बना लिया, चीजें क्लियर है। वैद्युत ध्रुव बन गया। जब वैद्युत ध्रुव बन गया तो अब हम लोग कहा है कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, अक्ष का मतलब कि सीधी रेखा में रहता है, अनिरज का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, तो इस वैद्युत ध्रुव का एकदम मध्य बिंदु मैं O लेता हूं और वहीं से एक नीरज खींच देता हूं। ये मैंने नीरज इसका खींच दिया। वैद्युत ध्रुव की जो है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में ये मैंने इसका नीरज खींच दिया। इसी नीरज पर कहीं कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, अर्थात E का क्वेश्चन मार्क, E बराबर क्वेश्चन मार्क, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। और इस ध्रुव के मध्य बिंदु O से कितना दूरी बिंदु P का है, तो दोस्तों बताएंगे कि R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। पहले इतनी फिगर समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने एक वैद्युत ध्रुव बनाया AB। सबसे पहले किसकी रचना मैंने किया, वैद्युत ध्रुव AB की रचना किया। वैद्युत ध्रुव जो -q और +q आवेश से मिलकर बना था, इसके बीच की अल्पतम दूरी हमारी क्या थी, 2l थी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके मध्य बिंदु, इस ध्रुव का मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मैंने P लिया और इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब इस ध्रुव का मध्य बिंदु O है तो A से O की दूरी l हो जाएगी और O से B की दूरी हमें क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर होगी। पहले फिगर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं इतनी बात हो तो मैं लिखा हूँ, क्योंकि लिखने में वीडियो लंबा होता है इसलिए मैंने इसको जो है लिख दिया है। खूब आराम से भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बात समझाई है, जितना फिगर मैंने अभी तक बनाया उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। दोस्तों, तो AB एक वैद्युत ध्रुव था, -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, तथा जिनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है दोस्तों, 2l है। क्लियर होगी बात।
पहले ए बी एक वैल्यू ध्रुव था जो माइनस की वो प्लस की वजह से मिलकर बना था। इसके बीच की दूरी क्या थी हमारी 12 थी, अल्पतम दूरी 12 थी। फिर इसके बाद क्या किया, माना इस ध्रुव के मध्य बिंदु, माना इस ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर दोस्तों, आर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता हमको ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ई का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अब बताएंगे तो वैल्यू ध्रुव का वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता हमको ई का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर निकाल लें, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसको हमको मिलाना होगा, बी को पी से मिलाना होगा। उसी प्रकार हमको ए से पी को भी मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे प्लस क्यू आवेश का हम लोग एक बार बिंदु पी पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बताओ इसकी बीच की दूरी हमको पता है क्या, बीपी की दूरी पता है क्या, एपी की दूरी पता है, नहीं पता है। तो इसी फिगर में हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चित्र में, यहाँ पर मैं लिख देता हूं चित्र में मैं क्या लगा रहा हूं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मान लेते हैं कि इस चित्र में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं। तो ये तो हमारा 90 अंश है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो चित्र में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है दोस्तों, आधार का वर्ग। चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा इसमें क्या है, चलिए एपी है, एपी का वर्ग, लंब का वर्ग क्या है, लंब का मतलब क्या जाएगा दोस्तों हमारा ये ओपी, ओपी हमारा लंब का ओपी का वर्ग, और आधार का वर्ग का मतलब एओ का वर्ग। सबका मान दिया है दोस्तों, तो एपी का तो मान हमको निकालना है, ओपी का मान हमारा यानी आर का वर्ग, और इसका मतलब कि हमारा किसका वर्ग, एल का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब बताइए एपी का वर्ग हमारा निकल गया। इसी प्रकार अगर मैं इस त्रिभुज में चलूं, तो बताइए इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज में भी ये बीपी का वर्ग भी तो हमारा यही होगा, क्योंकि ये भी आर है एल है, तो इसका भी वर्ग तो वही होगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। सबसे पहला चीज आपको तो ये करना है कि फिगर बनाना है। सबसे पहला इस मानों को लिखने से पहले, ये वाला पैटर्न लिखने से पहले आप फिगर बनाएंगे, फिर चित्र में लिखकर पहले पाइथागोरस प्रमेय वो करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो है पहले एपी का ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला दूरी आपने कितना निकाला, इसको आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, ये वाला भी दूरी कितना आपने निकाला, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। देखते जाइए कितना बढ़िया से निगमन हो रहा है सूत्र। तो अब इसके कारण जो है मैं निकालता हूं, सबसे पहला काम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब आवेश प्लस है तो इसकी दिशा मैं करूं, तो बताइए मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब प्लस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उससे दूर की ओर होती है, उसी क्रम नहीं होती है, उसके दूर की ओर होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर मैं मान लूं E1, तो ये किधर होगी, आवेश से दूर की ओर होगी। तो दूर भाग रहा है कि नहीं तीर, ये तीर आवेश से दूर जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, E1 हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, E2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, E2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो आप लोगों को मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पीछे बताया था Q बटे में R स्क्वायर, ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण। ये तो बिंदु आवेश है ना, इससे R दूरी पे P है, तो बिंदु आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही सूत्र में लगाऊंगा। तो E1 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q तो रहेगा ही रहेगा, और बटे में बीच की दूरी हमारी क्या है दोस्तों, BP, बीच की दूरी हमारी क्या है, BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। तो बीच की दूरी का वर्ग, ये बीच की दूरी का यही आर का वर्ग ना, यानी बीच की दूरी जब बीपी है तो बीपी का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसमें मान रख दीजिए, इसका आप मान रख देंगे तो E1 का बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे में बीपी का मान आप निकाले हैं, दे दिया है r² प्लस l²। r² प्लस क्या हो गया दोस्तों, l²। ठीक है, किसका मान है, बीपी का मान। यहाँ पर मैंने इसका जो मान लिखा है ये बीपी का करनी में लिखा है, इसको हम चाहे तो इधर से वर्ग को हटाएंगे तो इधर ये वर्गमूल नहीं होगा क्या दोस्तों, एपी बराबर हो जाएगा कि नहीं, करनी में r² प्लस l² हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बीपी भी हमारा क्या हो जाएगा, बीपी बराबर भी करनी में r² प्लस l² होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट बीपी बीच की दूरी का वर्ग करना है, तो बीच की दूरी का वर्ग करने के लिए मैंने क्या किया, तो बीपी का वर्ग हुआ तो बीपी का वर्ग, तो बीपी का वर्ग डायरेक्ट यहाँ पे मन में दे दिया था, तो बीपी का वर्ग मैंने रख दिया r² प्लस l²। इसी प्रकार से माइनस की वर्ग बिंदु P पर बल क्षेत्र की तीव्रता मैं निकालूं तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, एपी का वर्ग, बीच की दूरी है ना, तो एपी का वर्ग, तो एपी का वर्ग है, इसका मतलब कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एपी का मान, एपी का वर्ग का मान पूरा यहाँ पर रखेंगे तो Q बटे में r² प्लस l²। ये तो हो गया दोस्तों। तो प्लस Q² बिंदु P पर बल क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान मैंने निकाल दिया, फिर माइनस Q² बिंदु P पर बल क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान हमने निकाल दिया। अब इतना मैंने कर दिया, आसानी से आप लोग, मैंने जो लिखा है लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से इसको लोग ध्यान से आप लोग देखते रहें। अब मैं आगे, अब क्या करना है इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेंगे। मिटा देता हूं, इतना आप लोग नोट पर कर लेंगे। अब मैं चलता हूं अगले भाग की ओर। इसका अभी सूत्र निगमन नहीं हुआ, E1 और E2 का मान हम लोग तो निकाल लिए दोस्तों, याद रखिएगा E1 और E2 का मान। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, जब E1 E2 का मान निकल गया तो अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए कि जब ये रेखा है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये कुछ कोण पर झुका है। तो मान लेते हैं कोण, कौन सा कोण पर झुका है, थीटा कोण पर झुका है दोस्तों। ये वाला आप देखिए, ये भी तो हमारा थीटा कोण पर ही झुका है। जब ये थीटा कोण पर झुका है तो ये भी तो थीटा कोण पर झुका है। ठीक है, ये रेखा जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, इसके समानांतर में एक रेखा की अगर यहाँ पर रचना ऐसे कर दूं, एक समानांतर रेखा की मैं रचना कर दूं, जब ये समानांतर रेखा, इसका समानांतर रेखा ये है, तो आप बताएंगे कि जब ये वाला रेखा ये जो जा रहा है, इसके साथ जब थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, जब ये वाला रेखा ऐसे जा रहा है और इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा ये भी हमारा होगा क्या, थीटा, थीटा ही तो होगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। जब ये थीटा है और ये समानांतर रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण आप लोग पढ़े होंगे कि एकांतर कोण यही ना है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा। जब ये थीटा है तो यही रेखा जा रहा है और यही समानांतर रेखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और जब ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात ना। अब इसके बाद आप बताएंगे E1 को घटक में मैं पहले वियोजित करता हूं, तो पहले मैं आपको समझा दूं कक्षा 11 में किसी भी चीज को घटक में कैसे वियोजित किया जाता है, जिसको आप समझिए। मान लीजिए कि क्षैतिज रेखा है, ये x अक्ष है, ये हमारा क्या है दोस्तों, y अक्ष है। मान लेते कि इसमें कोई भी अवयव है, मान लेते कि ये u है, और ये u जो है x अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाता है, तो इसका क्षैतिज घटक को हम लोग दिखाएंगे e अक्ष से। किससे दिखाएंगे दोस्तों, क्षैतिज घटक को e अक्ष से। और क्षैतिज घटक जब भी e अक्ष से दिखाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यदि u अक्ष से क्षैतिज घटक किससे दिखाएंगे, u अक्ष से। जब क्षैतिज घटक को आप u अक्ष से दिखाएंगे तो इसको नीचे जिधर cos थीटा लगता है, इसको u cos थीटा कहते हैं। जिधर cos थीटा नहीं लगा होता है, इसे हम लोग कहते हैं u sin थीटा। तो जिसको घटक में वियोजित करना होता है, तो जिधर थीटा लगा होता है उधर cos थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं लगा होता है उधर sin थीटा। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक uy होगा और ये क्षैतिज घटक हमारा ux होगा। तो उम्मीद है कि आपको घटक में वियोजित करने आ गया। तो बस वही काम यहाँ पर मैं करता हूँ। आप लोग, मैंने क्या कहा कि E1 व E2 को घटकों में वियोजित
करने पर दोस्तों ध्यान से देखिए, U1 और U2 को मैं घटक में वियोजित कर रहा हूँ। फिगर को समझना बहुत जरूरी है। जब मैं U1 को घटक में वियोजित करूंगा तो ये U1 हमारा है, तो U1 का इसके साथ कोण थीटा यही है, तो जिधर थीटा होता है उधर हो जाता है क्या हमारा cos थीटा। तो U1 हमारा क्या हो गया cos थीटा। तो जिधर थीटा नहीं है उधर हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका ऊर्ध्वाधर हुआ, ये हमारा क्या E1 sin थीटा। ठीक है दोस्तों, जिधर थीटा था E1 को मैंने घटक में, जिधर थीटा था उधर E1 cos थीटा, जिधर थीटा नहीं था उधर E1 sin थीटा। उसी प्रकार E2 को भी घटक में वियोजित करते हैं। ये तो थीटा हमारा यही है, तो जिधर थीटा होता है ये हमारा क्या होता है cos थीटा, तो इसी पर तो E2 भी होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। समझ में आ रही बातें। और ऊर्ध्वाधर इसका 90 पर कितना है, यही है, ये हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। चलिए दोस्तों, ये E2 sin थीटा इस रेखा पर हुआ, ये E1 sin थीटा उधर हुआ, यहाँ इस रेखा पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही ओर के ओर होंगे। तो E1 और E2 घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक किसी दिखा दूं दोस्तों EX, क्षैतिज घटक EX बराबर। आप एक बात बताएंगे, E1 और E2 को मैंने जब घटकों में वियोजित किया तो क्षैतिज का मतलब कि ये सीधी ऐसे लाइन होती है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक जब ये है, और मैंने एक बात बताया था, जब तीर एक ही ओर हो तो जुटता है, जब तीर विपरीत ओर हो तो घटता है। बताइए दोनों E1 और E2 का घटक जो मैंने वियोजित किया है, तो E1 और E2 आपस में जुट जाएंगे कि नहीं जुट जाएंगे, एक ही ओर है तो क्षैतिज घटक EX बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों मैंने जोड़ा दोस्तों, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। ठीक है, तथा U1 cos थीटा, या मैं इसको एक और आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा EX बराबर E1 cos थीटा को कॉमन कर लिया जाए तो E1 प्लस E2, और इधर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों cos थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक आप लोग काम करेंगे, जब इसको ये कर दिया गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़िया जाए, तो E1 का मान आप लोग कितना निकालते हैं, याद है पीछे बार नीचे मैंने कराया था, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक तो ये हुआ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों यही था, और cos थीटा जो है एज इट इज जैसा का तैसा रह जाएगा, तो cos थीटा हमारी हो गई। चलिए देखो cos थीटा तो हो गया, ये दोनों एक ही है, तो इसके आगे एक इसके आगे एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2EX बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों, ठीक है। एक ये था, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे एक ही है, दोनों सेम, तो इसके आगे एक इसके आगे दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया हमारा क्या इंटू cos थीटा। अब थोड़ा सा चित्र में चलते हैं, यहाँ पर EX बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में, ये तो इतना ही रहेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। थोड़ा सा cos थीटा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चित्र में मैं यहीं पर लिख देता हूँ, चूंकि चित्र में अब बताइए cos थीटा की वैल्यू मैं अगर निकालूं तो लाल बटा में कक्का यानी आधार बटे में सूत्र क्या होता है दोस्तों, कण होता है। जब आधार बटे में कण होता है तो इस फिगर में आधार क्या है हमारा यल है, और कण क्या है हमारा ये है दोस्तों, कण यही ना है, ये कण का मान हो गया, चाहे इधर ले लीजिए, ये आधार ये कण दोनों एक ही होगा, तो ये कण हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार बटे में कण। तो यहाँ पर एक बात तो फिक्स हो गई कि जो cos थीटा था, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही रहेगा, क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, और cos थीटा का मान की जगह पर हमको क्या रखना होगा, यल बटे में रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और जो रूट में रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो EX बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में, बताइए इसके घात पर 1 है, और करने का मतलब होता है कि उसके घात पर, चलिए एक बार लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर इसके घात कुछ नहीं तो 1,
और इंटू यल बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 1/2। इसका मतलब इस करनी को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो नीचे का आधार देखिए दोनों का सेम है, तो दोनों घाटे गुणा है, तो दोनों के घाटे जुटेगा, 1 + 1/2 जोड़ेंगे 3/2 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 36 घटक हमको निकल कर आया कि 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू यल बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक 36 घटक का मान निकल गया। तो जब हमने 36 घटक का मान निकाल लिया, एक ही दिशा में था, तो दोनों को जोड़ दिया और इसको सॉल्व करते हुए मान रखते हुए U1 U2 का इसका मान के, तो ये हमारा EX का 36 घटक EX की वैल्यू हमारी निकल गई। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक में मैं चलता हूँ, मिटा दो इसको, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है तो इसको मिटाना जरूरी है। आप लोग देखते जाइए, नोट करते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर हमको जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। अब बताइए आप कि ऊर्ध्वाधर घटक, मैंने कहा कि जब दोनों जो है घटक अगर एक ही दिशा में तीर अगर है, इसका मतलब जुटता है विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि तथा ऊर्ध्वाधर घटक तथा 36 घटक तो निकाल दिया, ऊर्ध्वाधर घटक जब 36 घटक तो EX से दिखाएं, तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग किसे दिखाएंगे, EY से। तो हो जाएगा E1 साइन, दोनों दिशा विपरीत है तो माइनस हो जाएगा बीच में, E2 साइन थीटा। E1 का मान आप लोग रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, याद होना चाहिए E1 का मान, इंटू साइन थीटा, माइनस E2 का मान भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घटेंगे तो जीरो कर देंगे एक दूसरे को। यानी ऊर्ध्वाधर घटक हमारा EY का मान कितना निकल गया दोस्तों, EY का मान हमारा निकल गया कितना, 0। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। अब बिंदु P पर क्या निकालना है दोस्तों, हमको परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो कक्षा 11 में ही बताया, किसी भी चीज का परिणामी निकालने के लिए उसको रूट में कर उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। किसी भी चीज का परिणामी निकालने के लिए जो है, परिणामी निकालने के लिए कक्षा 11 में बताया होगा, परिणामी निकालने के उसको रूट में कर जो है स्क्वायर कर दिया जाता है। तो आप लोगों के पास दो चीजें हैं, एक है क्षैतिज घटक और एक है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का परिणामी निकालने के लिए दोनों को रूट में करके क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अब करता हूं, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बस सॉल्व हो गया है। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, मैंने बताया कि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो जब दो घटक आ गया तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों का रूट में करके वर्ग करके जोड़ा जाता है। तो EX का वर्ग प्लस EY का वर्ग। तो दोस्तों आप एक बात बताएंगे, EX का वर्ग और EY का वर्ग जब हम लोग करेंगे, इसको इसी को पहले मैं सॉल्व होता हुआ मान नहीं रखना हूं। आप बताएंगे ये रूट रहेगा, EX का वर्ग तो रहेगा प्लस यहाँ पर 0 का वर्ग, यानी 0 का वर्ग मतलब 0। तो अब बच गया E बराबर करणी में EX का स्क्वायर। और जब इस EX का स्क्वायर इसमें है, इसका मतलब कि E की वैल्यू हमारी निकल गई कितनी दोस्तों, E की वैल्यू बराबर EX। जब E की वैल्यू आप EX निकाल दिए, फिर आगे जगह नहीं, नीचे इसी को देखना है, तो E का मान परिणामी क्षेत्र E बराबर EX की वैल्यू रख दिया जाती है। EX की वैल्यू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू यल बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो EX की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो E बराबर EX निकला था, EX की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं ऊपर वाला मिटा दूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देता हूँ, ऊपर वाला भी यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखिए सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना है हम लोगों को, तो E बराबर आप बताएंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताएंगे इसको मैं शुद्ध 2L3, इस 2 का गुणा इसमें करूंगा, ऊपर अंश वाला देखिए, अंश में 2 का गुणा किया 2L3 बटे में नीचे क्या बचा, देखिए दोस्तों, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, इसको लिख ले, तो इसको अब तो आप लोग लिखते ही रहेंगे।
अब उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे पूरी चीजों को। तो बताइए ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया? वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र 2L होता है, तो या इसको हम लोग कहेंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3 बटे में 2। ये तो रहा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है दोस्तों, आप लोग बताइए। जरूरी है क्या कि इसके मध्य बिंदुओं से इतने ही R दूरी इतना ही ले, R को और लंबा भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कंडीशन ये हुआ कि जब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, जब R इज ग्रेटर देन, R बहुत बड़ा हो जाए दोस्तों, किससे? R बहुत बड़ा हो जाएगा किससे? यानी जब ये R जो है, ये R देख रहे हैं आप ना, ये R को मैं बहुत बड़ा कर दूँ तो उसकी तुलना में L तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो बताइए ये जो इसमें जो देखिए ये R को मैंने जब बहुत बड़ा कर दिया तो जब R बहुत ऊंचा चला जाएगा, उधर लेके चले जाए R को, तो बिंदु P को और ऊपर लेके जाएं, इस रेखा पर उधर लेके चले जाएं ऊपर, तो इसका मतलब कि ये L इस R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। जब इतना हो तब L R की तुलना में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जब L R की तुलना में बहुत छोटा होगा दोस्तों, अर्थात R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर जो 3 बटे में 2 है दोस्तों। तो यहाँ पर L जब छोटा हो जाएगा बहुत, तो L को नगण्य मान लेंगे, तो L बराबर 0 रखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा R का स्क्वायर, ये 0 हो गया, के पावर 3 बटे में 2, R के स्क्वायर के पावर 3 बटे में 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये जानते हैं आप लोग नियम। इसका मतलब निकल गया R का क्यूब, यानी इतना की वैल्यू, पूरा इतना का वैल्यू हमारा क्या निकला, R का क्यूब। अतः परिणामी तो निकाला है ना, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे सामने आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 2 का जब हम नीचे जब 2 का गुणा, नीचे वाला पॉइंट में 2 का मैंने जब गुणा किया था दोस्तों, ध्यान रहे गड़बड़ी ना हो। ये 2 जो यहाँ पर था उसी को तो मैं यहाँ पर लिख गया था। जो नीचे सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे, नीचे EX जो परिणामी क्षेत्र तीव्रता E था, इसके नीचे वाला वो क्या था आप लोग देखिए, ऐसे था 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 L क्यूब बटे में R स्क्वायर प्लस, लिखे होंगे नोटबुक में लिख रहे होंगे तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। तो बताइए मैं इस 2 को जब यहाँ पर गुणा करूंगा, 2 यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से 2 कैसे आएगा, है ना। मैं कैलकुलेशन में गलती किया था थोड़ा सा। तो इस 2 का जो है गुणा जो है यहाँ पर मैं कर दिया, जब इसको हटाकर यहाँ पर कर दे, तो यही मैंने इसको हटाकर यहाँ पर कर दिया, उसको लिख दिया हूँ, तो ये भी हटा रहेगा, ये पूरा P बन गया। तो अब बताइए, अतः परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, P बटे में इस पूरा का मान, आप बताइए इतना का मान क्या निकलना है, R का क्यूब। स्टैंडर्ड रूप में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होता है दोस्तों। चूंकि आप जानते हैं कि YouTube का क्लास है, तो आप लोग को आप लोग जो है कुछ हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं, चाहे कुछ दिमाग में ऐसा है, तो मैं अपने ओर से प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो है ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग वीडियो को रोटेट करते हुए पूरा अंत तक देखिएगा। अगर देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेशन आप लोग को आता है, गुणा भाग आप लोग को आता है, आप इंटर में चले गए हैं तो दोस्तों फिर भी कोई कमी है तो मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर हर एक वीडियो का आपको सुधारा करूँ। तो आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो इसको लाइक कीजिए और इसको जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि 200 के करीब सब्सक्राइबर बढ़ चुका है और लगभग ये हमारा जो है 15 दिन का भी यूट्यूब का क्लास है दोस्तों। तो पढ़ाई जाहिर सी बात है जो है आपको धीरे धीरे जो है पसंद और अच्छे से आती जाएगी और भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो आपको दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।